Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the application of Gauss theorem, electric field due to uniformly charged plane sheet. Now, the applications of the Gauss theorem in your syllabus are discussed. दो ही एप्लीकेशन हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, जो दोनों हमने डिस्कस कर लिया है वही उन्हीं दोनों में से आता है पेपर में, उससे अलग कोई गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो अब जो है हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये वीडियो डालने से पहले ही डाल दूंगा। क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेंगे, नहीं तो यदि आपके पास एसएल अरोरा की बुक होगी तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रॉब्लम पार प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। जिनके पास बुक भी नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को जो है डाल दूंगा आपके गूगल क्लासरूम पर। क्वेश्चन है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप से यही पता चल रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 cm²। इसके थ्रू हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। किसके थ्रू? एक स्क्वायर है जिसका एरिया जो है 10 cm² है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया 10 cm²। when its plane is parallel to YZ plane। YZ प्लेन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये इधर जेड एक्सिस है, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप लगा हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। ई का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस तरफ है, और एक स्क्वायर जो 10 cm एरिया का है उसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स पहले केस में दिया हुआ है कि जो हमारा ये एरिया है ना, ये पैरेलल टू YZ प्लेन रखा हुआ है। पहले केस में दिया है कि जो एरिया है ना वो पैरेलल टू YZ प्लेन है। आइए YZ प्लेन देखते हैं। ये है हमारा Z प्लेन जो इधर की तरफ होता है, और YZ प्लेन हमारा यही होगा, यही वाला हमारा YZ प्लेन है। तो ध्यान से देखोगे तो YZ प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा, यानी इसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो हमारा इधर की तरफ ही होगा। अगर हम ऐसे प्लेन रखते हैं तो YZ प्लेन यही है, ठीक है। एरिया भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास फ्लक्स के दो फार्मूले हैं, एक है गॉस थ्योरम से और एक नॉर्मल फार्मूला है फाई इज इक्वल्स टू E × A कॉस थीटा। ई का वैल्यू जो है यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁻³ एरिया का वैल्यू 10 cm² है। 10 cm² को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया हमारा एरिया, बदल गया मीटर स्क्वायर में। कॉस 0 डिग्री हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि अगर हमारा जो एरिया है वो इस तरह से रखा है तो एरिया का नॉर्मल इधर की तरफ होगा, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ +3 है, ख़त्म, ये हो जाएगा 3 वेबर। ये हमारा फ्लक्स हो गया पहले सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में दे रखा है टू नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो प्लेन है इसका जो नॉर्मल है, तो अब हम इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर है, तो हम इसके नॉर्मल, अगर इसको हम ऐसे प्लेन को टिल्ट करते हैं तो इसका नॉर्मल इधर मिलने लगा, एरिया वेक्टर का नॉर्मल बदल गया। ये है एरिया का नॉर्मल,
ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है यहां पर जो फार्मूला हमारा ये कॉस थीटा होता है, इसमें थीटा जो होता है ना वो ई और ए के बीच का एंगल होता है, और ए का एंगल, ए का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल की तरफ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल है, ये प्लेन हमारा ऐसे टिल्ट हो गया है, जैसे जो प्लेन ऐसे था ना वो ऐसे टिल्ट हो गया है कि इसका नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है। तब फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ए कॉस 60 डिग्री। ई का वैल्यू वही रहेगा 3 × 10⁻3, एरिया का भी 10 × 10⁻⁻4, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/2। तो 2 से इस 2 को काट दीजिए, 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 10⁻3 10⁻⁻4 हो जाएगा 10⁻⁻1 या 1.5 ये वेबर, 1.5 वेबर ये हमारा जो है हो जाएगा जब ये एरिया टिल्ट करेंगे हम 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह का ये क्वेश्चन है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन आज के क्लास का है हमारे पास। एक स्क्वायर है, उसका साइड ए है, ठीक है। इससे a/2 हाइट पर, इससे a/2 हाइट पर इसके सेंटर से, जैसे स्क्वायर ऐसे रखा है, स्क्वायर के सेंटर से इसके साइड के आधी ऊंचाई पर जो है एक चार्ज रखा गया है स्मॉल क्यू। आपको बताना है कि जो ये स्क्वायर है हमारा, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। इस ABCD स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से एक बार नोट कर लीजिए। देयर इज अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड स्मॉल a एंड अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड a/2 हाइट जस्ट एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर के, स्क्वायर के सेंटर से जस्ट a/2 हाइट पर जो है क्यू चार्ज रखा गया है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ABCD। ABCD के थ्रू फ्लक्स हमें पता करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। यदि हम क्या करें, इसको पूरा एक क्यूब बना दें, ये जो हमारा स्क्वायर है इसको हम क्या बना दें, क्यूब बना दें पूरा। इसको हमने पूरा क्यूब बना दिया। तो जो ये क्यू चार्ज है हमारा, जो क्यू चार्ज है, चूंकि इस साइड के ए हाइट पे रखा गया है a/2, जैसे कमरे में सोचिए, कमरे के फ्लोर के आधी ऊंचाई पर एक चार्ज क्यू रख दिया गया और उस कमरे को पूरा जोड़ देंगे तो ये क्यू चार्ज पूरे कमरे के अंदर आ जाएगा कि नहीं, इस पूरे क्यूब के अंदर आ जाएगा क्यूब चार्ज। और आपने जो है गॉस थ्योरम से पढ़ा है, गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहता है नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। किसी सरफेस के, किसी क्लोज सरफेस के क्रॉस नेट फ्लक्स जो होता है उस 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस होता है। इस हिसाब से टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा 1/ε0 क्यू नेट। इस पूरे क्यूब के अंदर नेट चार्ज हमारे पास क्यू है, तो टोटल फ्लक्स हो गया फाई। और अगर देखोगे ध्यान से तो जो बेस है ना वो इस क्यूब का सिर्फ एक फेस है, और क्यूब में ऐसे कितने फेसेस हैं, तो कुल जो है 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर। 4 किनारे किनारे होंगे और एक ऊपर एक नीचे।
तो कुल हमारे पास फ्लक्स है फाई इतना, पूरे क्यूब के क्रॉस इतना फ्लक्स आ गया, तो सिर्फ एक फेस के क्रॉस क्या होगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 इंटू फाई। यहां पर हम लिखते हैं फ्लक्स थ्रू वन फेस, ये हमारा है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू, तो हमें सिर्फ वन फेस के क्रॉस जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 5/6। सॉरी, फाई की वैल्यू रख दें यहाँ से, फाई का वैल्यू है Q/ε0 रखेंगे तो 1/6 इंटू Q/ε0, यही हमारा एक फेस के क्रॉस फ्लक्स हो जाएगा। और एक ही फेस के क्रॉस पूछा था, बाकी तो हमने खुद क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट यही लिखवाया था मैंने आपको, देख लीजिएगा। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। तो हमें नेट फ्लक्स पता चल गया, यानी कि 6 के 6 फेस के क्रॉस, तो सिर्फ एक फेस के क्रॉस निकालना रहेगा तो 1/6 कर देंगे। अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पेपर में अक्सर आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो पेपर में एकदम मान के चलिए लगभग छपता ही छपता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो थर्ड क्वेश्चन है। और ये है हमारे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 8, जिसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेंथ जो है 1 मीटर का है, सिलेंडर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बना के दिया है। इसका लेंथ जो है 1 मीटर दे रखा है, और ओरिजिन से भी ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसके फर्स्ट फेस का, वो भी हमारा 1 मीटर दे रखा है। फर्स्ट फेस जो है हमारा, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, ये फिगर में दे रखा है हमारे सामने। इस सिलेंडर का लेंथ 1 मीटर दिया ही है, वहां पर भी लिखा है। एरिया जो है इसका, ये वाला क्रॉस सेक्शन वाला एरिया जो सर्कुलर एरिया दोनों साइड में होता है, उसका जो है दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल्स टू 50 x दिया है यहाँ पर, और I कैप दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर, जहां पर x क्या है मीटर में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 50 ही आएगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो 100 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 रख देंगे तो 150 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 रख देंगे तो 200 आ जाएगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ये हमारा है x एक्सिस, इधर है y एक्सिस, और इधर है z एक्सिस। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है, पहला फर्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स, और सेकेंड पूछा है नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज क्या है, ये हमसे पूछा गया है। 2 बातें हमसे पूछी गई हैं, नेट फ्लक्स और नेट चार्ज। तो करते क्या है हम, सबसे पहले नेट फ्लक्स पता करना है हमें। आपको पता है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टार्ट करते हैं हम
ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये इतना क्वेश्चन का पोर्शन है। अब सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, फ्लक्स निकालना है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो इस डायरेक्शन में है। अगर इस पर कोई भी सरफेस हम लेंगे, कोई भी सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो उस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा इधर की तरफ। तो जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच यानी ए और ई के बीच जो एंगल मिल रहा है, ई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वो 90 डिग्री मिल रहा है, जिसकी वजह से कर्व सरफेस के क्रॉस जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखेंगे, कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो कर्व सरफेस पर कोई भी फ्लक्स हमें मिलने वाला नहीं है, फ्लक्स जीरो है। अब आ जाते हैं पहले फेस पर। तो पहले फेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो ऐसे ना फ्लैट फेस होगा, इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। ठीक है, ए कैप मैंने लिख दिया एरिया का डायरेक्शन। कोई भी अगर यहाँ सरफेस लोगे तो इसका नॉर्मल इधर ही हम ड्रॉ करेंगे, अंदर नहीं। सिलेंडर के अंदर कहाँ फेस दिखेगा हमको? वो तो अंदर वाले फेस का होगा। एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इधर की तरफ है ई, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है। दोनों के बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। तो चलिए इस फेस को हम P नाम दे देते हैं और इस फेस को हम Q नाम दे देते हैं। इन्हीं दोनों पर हमें फ्लक्स मिलने वाला है। पहले P पर निकाल लेते हैं। अब P पर हमें क्या निकालना होगा? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है P वाले फेस पर। तो P वाले फेस का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? 1 मीटर पे है, यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 मीटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस P फेस पर हमें निकालना है। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 है, x की जगह पे रख देंगे हम 1 मीटर। कारण क्या है कि ओरिजिन से इस फेस P का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। x जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ये हमने 1 रख दिया। और आई कैप सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इधर आई कैप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमको सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो ये हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं 50 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ए P प्लेस पर। अब फ्लक्स निकालते हैं P वाले फेस पर। 5P हम लिख रहे हैं, मतलब P फेस के अलॉन्ग फ्लक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस थीटा। वैल्यू रखा जाए तो ई का वैल्यू आ चुका है 50। आई कैप डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है और यहाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड 50 है। एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है यहाँ पर। ध्यान से फिर देखो, एरिया है इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ। एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल लिया जाता है, तो यहाँ कॉस 180 डिग्री आ गया। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। रख देंगे वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इसकी वजह से -1 यहाँ जैसे ही रखेंगे माइनस आ जाएगा। 25 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 125, ठीक है। 0 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर, ठीक है। 25 का 5 में करेंगे तो 125 और एक 0, ठीक है। 10 टू द पावर -125 0 इंटू 10 टू द पावर -4। चाहे तो हम इसको बदल के लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हमारा P प्लेस पे फ्लक्स हो गया। अब चलते हैं Q फेस पर। ये हमारा Q फेस है। यहाँ पर फेस ऐसा होगा। इसका अगर देखोगे नॉर्मल तो इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर ए कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है तो E भी इधर। यहाँ दोनों के बीच का एंगल क्या मिल गया? थीटा। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, 0 डिग्री होगा। तो अब हम पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट फेस Q फेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमारा हो जाएगा
E इजिकल्स टू 50 दिया हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q पर देखो 1 मीटर ये है और सिलेंडर भी 1 मीटर लेंथ का है। टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो यहाँ पर हम रख देंगे x की वैल्यू 2 आई कैप, यानी कि 100 आई कैप। आई कैप बता रहा है x एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है और Q का वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब फ्लक्स निकालते हैं। फाई क्यू प्लेस पर फ्लक्स, ये हो जाएगा हमारा EA कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। E का वैल्यू है 100, A का वैल्यू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर से मीटर में बदल के कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 का 100 में करेंगे 2500 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हमारा हो गया QR। अब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास कुल 3 तरह के फेसेस थे। एक कर्व्ड सरफेस था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 होने की वजह से वहां फ्लक्स 0 हो गया, और 2 फ्लैट सरफेसेस थे। इस पर फ्लक्स आया हुआ है हमारा -1250 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहाँ पर फ्लक्स आया हुआ है हमारा 2500 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब दोनों फ्लक्स का हमें नेट फ्लक्स निकालना है। आपको पता है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी नेट फ्लक्स निकालेंगे तो हम इनका अलजेब्रिक सम कर लेंगे। फाई P और फाई Q का अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम में साइन का इंपॉर्टेंस होता है, मतलब ये माइनस है तो माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -1250 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस Q का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2500 इंटू 10 टू द पावर -4। दोनों में से 10 टू द पावर -4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2500 माइनस 1250 इंटू 10 टू द पावर -4। दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। 2500 में से घटाएंगे तो आएगा 1250 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा हो गया नेट फ्लक्स। पहले का आंसर हो गया। पहला पूछा हुआ था नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर ना, तो सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स आ गया 1250 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरा पूछा हुआ है कि नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के इनसाइड नेट चार्ज। तो देखिए सेकंड में यहां कर रहा हूं, आपको पता है नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है 1/ε0 इंटू क्यू नेट, नेट चार्ज। ये ना फ्लक्स गॉस का स्टेटमेंट है। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इंक्लूड विद इन द सरफेस। हमें क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज पता करना है, और इसके अंदर इसके क्रॉस नेट फ्लक्स हमको पता चल चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से क्यू नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ε0 इंटू फाई। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और फाई का वैल्यू यहाँ से 1250 इंटू 10 टू द पावर -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1250 इंटू 10 टू द पावर -4 और 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 को, तो जो भी आएगा वो कूलम में आएगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ये जो भी आएगा कूलम में आएगा, यही नेट चार्ज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर खाली जगह हमने छोड़ दिया है मल्टीप्लाई करके 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 को 1250 इंटू 10 टू द पावर -4 में, तो नेट चार्ज यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एक सिलेंडर हटा करके क्यूब दे देता है या क्यूबर्ड दे देता है, तो सेम इसी प्रोसेस से कर लेंगे। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्यूब पर दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, कॉपी में अपने। नहीं होगा तो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गॉस थ्योरम पर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। हम आपको असाइनमेंट भी देंगे कुछ क्वेश्चंस, और ये चैप्टर जो है हमारा थ्योरेटिकली फिनिश हो गया है। इसके बाद आप NCERT प्रॉब्लम करोगे, और जिन प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत होंगी उनका क्वेश्चन नंबर हमको जो है गूगल क्लासरूम के थ्रू बताएंगे।
तो मैं जो है एक वीडियो जो है आपको उस पर दे दूंगा, उसमें जो डाउट्स होंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में। लेकिन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के तमाम सारे सॉल्यूशंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हो जाएं। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जिनको समझने में किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो, तो उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में अक्सर सालों में पूछा जाता रहता है। इसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से ढंग से, और नोट्स में भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखेंगे। लेकिन जब भी आप डाउट में क्वेश्चंस भेजोगे तो उन क्वेश्चंस के जो डाउट होंगे वो एक वीडियो में बना करके एनसीईआरटी का कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।